Hello everyone, welcome to in this session. I hope that you are doing fine and happy. Let's start current affair discussion. साथियों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे। देखिए, चुनौतियां और चिंगारियां तो आजीवन रहने वाली हैं, इसलिए मस्त होकर हम अपने काम में लगे रहें तो वो सबसे ज़्यादा बेटर है। हमने जो लास्ट टाइम वीडियो का मैंने करंट अफेयर्स का जो वीडियो बनाया था हमारा, वो विजन मैगजीन की मई मंथ के हमने आईआर के करंट अफेयर्स कवर किए थे। अभी देखिए, अब हमारे पास काफ़ी सारा टाइम जा चुका है, टाइम हमारे पास उतना है नहीं है, लेकिन चिता की राख का मूल्यांकन करने का कोई मतलब नहीं है, यानी कि जो टाइम जा चुका है उसमें पछताने का कोई मतलब नहीं है। हमारे पास आज से 90 डेज बचे हुए हैं। इसमें हम अगर बहुत अच्छे से एफर्ट करते हैं तो ये फर्क नहीं पड़ता कि आपके एक अटैम्प्ट, दो अटैम्प्ट, तीन अटैम्प्ट, चार अटैम्प्ट या 4 5 6 साल आप कब से तैयारी कर रहे हैं। अगर आप इसमें बहुत अच्छा करते हैं तो हमको जरूर अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जो हमारी ये जो विजन मैगजीन वाली जो सीरीज है, इसमें मैं आपको प्रॉमिस ये कर रहा हूँ कि भाई अब जो हमारा सेगमेंट है वो पर डे एक लेक्चर होगा। किसी दिन अगर बाई चांस मैं नहीं कर पाया या किसी वीक में ऐसा हो गया है कि मैं पर डे लेक्चर नहीं आप लोगों को प्रोवाइड कर पाया, तो फिर इस तरीके से होगा कि वो पर डे एक के हिसाब से कंटिन्यूटी चलती रहेगी। और मैं आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट पहले 4 सेगमेंट हैं, आईआर है, इन्वायरमेंट है, इकोनॉमी है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इसके करंट अफेयर्स कवर करवाऊंगा। तो ये मान के चलिए आप कि 12 चौको 48, मैक्स टू मैक्स 50 दिन से 50 से 60 दिन में हम इनको कर लेंगे और बाकी के सेगमेंट में भी हम इंपॉर्टेंट न्यूज़ को फिर कवर कर लेंगे। लेकिन ये 4 तो मैं आप लोगों को डेफिनेटली करवाऊंगा। तो हमने जो लास्ट टाइम जो कवर किया था वो हमने मई मंथ का आईआर का सेगमेंट देखा था। हम अब इस जो जून मंथ में आए हुए आईआर के करंट अफेयर्स हैं उनको देखेंगे। तो देखिए, जो ये वाले जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं यहाँ पर, तो जो जून मंथ्स में हमको विजन मैगजीन में आर्टिकल जो कवर हुए हैं उसमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आर्टिकल आया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर डब्ल्यूटीओ की 12वीं मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। दूसरा एक और आर्टिकल है कि बीआरआई के अल्टरनेटिव के तौर पे, थोड़ा सा मैंने आपको लास्ट वाले डिस्कशन में बताया था कि बीआरआई का मतलब क्या है, कि उसके अल्टरनेटिव के तौर पर और कौन से मॉडल तैयार किए जा रहे हैं, कौन से इनिशिएटिव लिए गए हैं। फिर नेटो के बारे में ऑर्गेनाइजेशन है, साल भर आपने थोड़ा बहुत सुना ही होगा, तो इसके बारे में हम कवर करेंगे। ब्रिक्स के बारे में आर्टिकल है। ब्रिक्स की ऑनलाइन मीटिंग हुई थी चाइना की अध्यक्षता में और इस साल भारत अध्यक्षता करने वाला है, तो ब्रिक्स को लेकर आर्टिकल है, ब्रिक्स के बारे में हम देखेंगे। फिर इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर क्या डेवलपमेंट हुए हैं। हालांकि अभी इंडिया और यूरोप के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ नहीं है, तो उसको लेकर क्या डेवलपमेंट हुआ है उससे संबंधित न्यूज़ है हमारे पास। तो इसमें जो ऊपर के आर्टिकल हैं ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हैं, और फिर हमको, हालांकि हम जो कवर करेंगे वो प्रीलिम्स के लिए करेंगे। इसके बाद परमानेंट इंडस कमीशन जो है, इंडस वाटर ट्रिटी के अंतर्गत, सिंधु जल संधि के अंतर्गत उसकी मीटिंग हुई थी, तो उसमें क्या चीज़ें निकल के आई हैं वो देखेंगे। और इंडस वाटर ट्रिटी है उसके बारे में हम देखेंगे क्या चीज़ें, वो ट्रिटी क्या है। इसके बाद तालिबान के प्रति भारत के रुख में थोड़ा सा बदलाव देखा गया है, तो उसकी भी हम चर्चा करेंगे। और फिर जो ब्रीफ में इंफॉर्मेशन कवर करनी है वो हमने लास्ट जो मंथ का हमारा डिस्कशन था उसमें भी हमने देखा था, भारत और यूनाइटेड अरब अमीरात के बीच में क्या समझौता हुआ है। फिर ये नेपाल की एक परियोजना है वेस्ट सेती पावर प्रोजेक्ट, तो उसमें चाइना ने पीछे हट गया था, तो फिर भारत ने वहाँ पर रुचि दिखाई है कि हम अपनी सहायता से इसको डेवलप करेंगे, तो वो वाली जानकारी है। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर, ये काफ़ी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक गलियारा है इंडिया को मध्य एशिया से होते हुए रसिया तक को जोड़ने के लिए। तो एक सस्ता हमको और एक अच्छा विकल्प मुहैया कराता है, तो जियो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, तो उसके बारे में प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कवर करेंगे चीज़ों को लेके। और फिर इसराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में एक समझौता हुआ है जो अब्राहम एकॉर्ड के अंतर्गत आता है, तो उसके बारे में भी हमको चर्चा करनी पड़ेगी। फिर इसके बाद जो है उत्तरी आइलैंड प्रोटोकॉल है, तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन देख लीजिए। ये हमारे जो मोटे मोटे आर्टिकल हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे सामने जो पहला आर्टिकल है यहाँ पर इंपॉर्टेंट, वो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित न्यूज़। ये है भाई कि जो डब्ल्यूटीओ की 12वीं मंत्रिस्तरीय सम्मेलन है ये जिनेवा में आयोजित की गई थी। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है प्रीलिम्स के लिए कि हमको डब्ल्यूटीओ के बारे में जानना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट जो एग्रीमेंट है उनके बारे में जानना पड़ेगा, और इस समिट में क्या निकल के आया है वो देखना पड़ेगा। और हाल ही में जो मीटिंग हुई है इससे जुड़े क्या क्या मुद्दे थे, उसमें भारत से संबंधित क्या पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें हैं, या वर्ल्ड में जो पूरी ग्लोबलाइजेशन में की जो व्यवस्था है उसमें क्या पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें हैं, वो सब मुद्दे मेंस के लिए हो जाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम डब्ल्यूटीओ की बात करें तो डब्ल्यूटीओ क्या है, देखिए क्या है कि दुनिया भर में सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद
अब दुनिया भर में निर्यात और आयात वगैरह चालू हुआ। वैसे भी ज़्यादातर जो यूरोपियन कंट्री थे वो तो बर्बाद हो चुके थे, और सभी देश जो इस युद्ध में शामिल थे उसमें से कुछ ही शक्तिशाली देश जो है समर्थ तौर पे खड़े रहे। उसमें सबसे मेजर दो कंट्री, एक यूएसएसआर रशिया वाला देश, और दूसरा हो गया अमेरिका। तो ये था कि व्यापार जो होता था तो व्यापार में ये समस्या आती थी कि जो कोई भी देश जब कोई चीज़ एक्सपोर्ट करता था तो वो बहुत सारी सब्सिडी वगैरह दे देता था। कि मान के चलो मैंने अभी हमारे यहाँ पर मान लो इलेक्ट्रिक व्हीकल अभी उत्पादन किया जा रहा है, तो उसमें हम बहुत सारी सब्सिडी दें उनको प्रोड्यूस करने के लिए, तो वो दूसरे देश में क्या है सस्ती होगी, लेकिन क्या है हम उसको सब्सिडी दे के, अगर दूसरा देश सब्सिडी नहीं दे रहा है तो हम जो उसकी लागत आनी चाहिए थी उसको उस देश में और सस्ता कर रहे हैं। अक्सर ऐसा चाइना करता है, चाइना के ऊपर ये आरोप लगता है। तो इस टाइप की व्यवस्था जो है ऐसी समस्याएं क्रिएट की जाती हैं। या तो फिर हम अपने देश में जब कोई चीज़ हम आयात कर रहे हैं तो हम वहाँ पे कुछ वेरिएबल लगा दें, कुछ आयात जो आयात ड्यूटी है, टैरिफ है, उसको बढ़ा दें। तो ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इन्हीं को लेके 1948 में जो है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड बनाया गया था, और उस समय जो उसका उद्देश्य था वो था वस्तुओं के व्यापार से संबंधित। धीरे धीरे हुआ ये कि हम वस्तुओं के व्यापार के साथ साथ हम सेवाओं के व्यापार में भी पहुंच गए। हालांकि जब डब्ल्यूटीओ बना तो उस समय भी सेवाओं का व्यापार उतना आगे नहीं था उस समय, लेकिन कुछ नए नए मुद्दे आ गए थे जैसे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वगैरह। इसके बारे में अभी आप लोगों को आगे बताऊंगा। तो इन सब मुद्दों को लेके 1994 में ये जो गेट था उसको बदला गया, और 1995 में जो है डब्ल्यूटीओ बन गया। और ये जो मोरक्को का शहर है माराकेश, वहाँ पर हुआ था समिट, तो इसको माराकेश एकॉर्ड के अंतर्गत बोल देते हैं कि उसमें बनाया गया था। तो ये जो है डब्ल्यूटीओ के बारे में हिस्ट्री है। अब इसमें क्या होता है कि ऑलमोस्ट इसमें 174 कंट्री शामिल हैं। और दूसरी बात यह है कि इसमें जो संगठन शामिल हैं, तो जैसे कि आईएमएफ होता है तो वहाँ पे कोटा दिया जाता है कि भाई हर कंट्री को इतना इतना वेटेज मिला है वोट का। जैसे अमेरिका तो उसको सबसे ज़्यादा वेटेज है, लेकिन इसमें सभी मेंबर को बराबर इक्वल का वेटेज दिया गया है। शायद इसके पीछे ये लॉजिक रहा होगा क्योंकि ये व्यापार से संबंधित है। अगर यहाँ पर ये जो सदस्य देश हैं रूल्स बनाए जाएंगे तो सबके ऊपर लागू होंगे, और अगर किसी देश की सहमति नहीं हो उस पर और बना दिए गए तो उसके ऊपर वो रूल्स थोपने जैसी बात हो जाएगी। तो ये सब मुद्दा था, इसको लेके डब्ल्यूटीओ बनाया गया, ये इसकी हिस्ट्री रही है। अब पहले हम इस वाले जो समिट हुई है 12वीं जो मंत्रिस्तरीय सम्मेलन हुआ है जो जिनेवा में हुई है इसको, अब इसमें क्या है कुछ चीज़ें जो निकल के आई हैं तो उसको हम जिनेवा पैकेज बोल देते हैं। और इसकी जो मीटिंग होती है प्रति 2 वर्ष में होती है। तो यहाँ पर जो निकल के आए हैं इन मुद्दों को हम बाद में देखेंगे, पहले डब्ल्यूटीओ के कुछ और एग्रीमेंट की बात कर लेते हैं हम यहाँ पे। देखिए अक्सर यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और डब्ल्यूटीओ के जो समझौते हैं उनको लेके क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। कई बार काफ़ी सिंपल क्वेश्चन ही पूछ लेते हैं, कभी कभी डिफिकल्ट क्वेश्चन ही पूछते हैं। तो जैसे कि ये एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, सिंपल ही पूछ लिया कि भाई ये किससे संबंधित, किस संगठन से संबंधित है। हालांकि इसको ना पूछ के, ऐसे ना पूछ के, इससे थोड़ा सा विस्तार में पूछा गया। जैसे क्वेश्चन आ गया था कि एम्बर बॉक्स, ग्रीन बॉक्स, ये शब्द जो है न्यूज़ में देखे जाते हैं, तो ये किस संगठन से संबंधित है, तो डब्ल्यूटीओ के एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर से संबंधित है। तो इन एग्रीमेंट के बारे में अगर मैं आपको ब्रीफ में बताऊं तो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इसको बनाने का उद्देश्य ही है भाई कि जो भी दुनिया भर के देशों में इसके जो सदस्य देश हैं उनके बीच में जो भी आयात और निर्यात होता है उनके बीच की बाधाओं को खत्म करना। तो उसी से संबंधित, मतलब ऐसी बाधाएं ना क्रिएट की जाएं कि वो दूसरे देशों के लिए नुकसानदायक हो जाए। या मान के चलो जैसे कि हमने कोई चीज़ एक्सपोर्ट करी, यहाँ पर जैसे एक एग्रीमेंट दिया गया है स्वच्छता और पादप स्वच्छता के उपाय, सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स, जो तीसरा वाला है कॉलम आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो इस वाले में क्या है, जैसे कि हमारा एक अल्फांसो मैंगो है, महाराष्ट्र में होता है, तो ये यूरोप में काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है और उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, वर्ल्ड में एक अच्छा आम माना जाता है। लेकिन हमने एक्सपोर्ट किया और यूरोप वालों ने बोल दिया कि नहीं भाई इसमें क्या है कि ये वाले बैक्टीरिया वगैरह ज़्यादा हैं, या इसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए नकारात्मक हैं। तो अब इसके दो मुद्दे हैं। एक तो भाई हमको ये देखना पड़ेगा कि बहुत सारी चीज़ें हम एक्सपोर्ट करते हैं, मीट एक्सपोर्ट करते हैं, राइस वगैरह है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं, हर टाइप की चीज़। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि हाँ भाई ये बात सही भी है गलत भी है। अगर ये सही है तो फिर तो उस पर रोक लगाना पड़ेगा, और अगर नहीं है तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो देश अपने आम को प्रमोट करने के लिए या किसी और देश के आम को प्रमोट करने के लिए रोक लगा रहा। तो उसके लिए हमने सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स बनाए हैं ताकि वो निष्पक्ष तरीके से व्यवस्था चल सके। इसी तरीके से जो पहला एग्रीमेंट है कृषि पर समझौता, तो इसमें 3 चीज़ों को लेकर कि बाजार तक पहुँच है, घरेलू समर्थन कि भाई कितनी सब्सिडी वगैरह देना है, क्योंकि अगर हमने ज़्यादा सब्सिडी दे दी, जैसे हमारे यहाँ पर क्या होता है
कि हमने एमएसपी में पैसा दिया हुआ है, या सरकार ने फर्टिलाइज़र को लेने के लिए पैसा दिया हुआ है, या किसी भी तरीके से किसानों को हेल्प दी गई है, तो ये देखना पड़ेगा कि अगर उतनी ही सब्सिडी वगैरह दूसरा देश नहीं दे रहा, जैसे कि मान लो हम अपना प्रोडक्ट है हम यूरोप के किसी देश में एक्सपोर्ट करते हैं, या किसी डेवलपिंग कंट्री ब्राज़ील में कोई ब्राज़ील के किसी देश में एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे हम डेवलपिंग कंट्री की बात करें तो ब्राज़ील में या साउथ अफ्रीका में हम करते हैं, तो वहाँ पर अगर वो लोग सब्सिडी नहीं दे रहे हों और वहाँ पर फिर जब हमारा गेहूँ जाएगा या हमारा चावल बेचेगा तो मुद्दा ये हो जाएगा कि भाई वहाँ उन लोगों ने जो उत्पादन किया उसकी अपेक्षा सस्ता होगा। तो इन सब्सिडी को रेगुलेट करना, इसी के लिए एम्बर बॉक्स, ग्रीन बॉक्स करके ये सब्सिडियाँ बनाई गई थी, 3 बॉक्स बनाए गए हैं। तो ये जो है रेगुलेट करना, तो ये एग्रीकल्चर ऑन एग्रीमेंट जो है ये इसके अंदर एक समझौता है जो कृषि संबंधित चीज़ों को डील करता है। इसके बाद दूसरा जो इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापारिक पहलुओं से संबंधित। देखो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि शुरुआत में क्या था, वस्तुओं का आयात और निर्यात होता था, और 1995 में डब्ल्यूटीओ बना ही है क्योंकि कुछ कुछ नए मुद्दे आ गए थे समय के साथ साथ। जैसे कि हमारे यहाँ पे भाई कि अभी उस समय तो स्पेस टेक्नोलॉजी है या उस समय बायोटेक्नोलॉजी है, जैसे आप एग्जांपल ले लो, तो ये सब तो थे नहीं। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसके बारे में उतनी बात तो नहीं होगी, तो जब कुछ नया आएगा तो फिर हमको ऐड करना पड़ेगा या लॉ वगैरह प्रॉपर बनाना पड़ेगा। तो ये जो एक एग्रीमेंट है ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, तो इसका उद्देश्य ये था कि भाई कोई भी चीज़ अगर हम जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएट कर रहे हैं, सपोज दैट मान लो मेरी इच्छा है कि मैं एक ऐसा एयरक्राफ्ट बनाऊं कि वो यहाँ से आपको यात्रा पकड़े, यहाँ से आपको बैठा ले, पहले पूरी दुनिया का चक्कर लगवाए, फिर आपको मार्स में ले जाए, बुध में, शुक्र में, पृथ्वी में, मंगल में, सब जगह घुमा फिरा के ले आए। और मैंने इसमें सालों की मेहनत करी और बहुत सारे लोगों की सहायता लेके या अपनी कंपनी खड़ी करके बिलियंस डॉलर की कंपनी बनाई। तो जो मेरी रिसर्च हुई है, अगर कोई और व्यक्ति उसी को कॉपी करके वही चीज़ को बना डालेगा तो वो तो मेरी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। हो सकता है कि कोई दूसरी कंपनी वाला, उसके पास ज़्यादा क्षमता थी तो वो ज़्यादा वैसे एयरक्राफ्ट बना ले और फिर वो जो है वो फ़ायदा उठाए। तो इसलिए इस पर आईपीआर राइट्स दिए जाते हैं कि भाई आपने ये चीज़ उत्पादन की है तो आपको इतने सालों के लिए ये दर्जा मिलेगा, ताकि आपकी इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी आपने क्रिएट की है उसके हितों की रक्षा की जा सके। तो ये दवाइयों को लेके या कोई भी ऐसी मशीनरी है, सब चीज़ों को लेके दिया जाता है। इसी में एक और नई चीज़ आ गई है, मोस्ट फेवर्ड नेशन। अब देखो ये मैगजीन में क्या है, हर जगह कुछ कुछ नए नए कीवर्ड्स आते रहेंगे, तो मैं कोशिश मेरी ये रहे कि मैं उन चीज़ों को भी बताता रहूं, लेकिन मैं एक साथ पूरे नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर एक ही वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। हमको लेंथ भी ध्यान में रखनी है वीडियो की, तो उस संदर्भ में हम ऐसा करेंगे कि मैं आप लोगों को कुछ कुछ कीवर्ड बताता रहूं और ऑलमोस्ट जो जितनी भी चीज़ें आ रही वो हम कवर कर लें, तो पिछले 2-3 साल के भी करंट अफेयर्स में जो टॉपिक थे वो भी हमारे कवर हो जाए। तो ये मोस्ट फेवर्ड नेशन में क्या होता है, जैसे डब्ल्यूटीओ के जो भी नेशन है वो आपस में एक दूसरे को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दे सकते हैं। जैसे भारत ने जो है 2019 में पुलवामा अटैक के पहले पाकिस्तान को भी एक मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया हुआ था। तो जैसे भारत ने पाकिस्तान को, जापान को, साउथ अफ्रीका को, इन सबको मान लो जिन जिन देशों को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया हुआ है, तो उनके लिए भारत ने जितना मिनिमम टैरिफ फिक्स किया है, मान लो भारत ने ये फिक्स किया है कि हमारे पास वीट आ रहा है किसी देश से और मोस्ट फेवर्ड नेशन के बीच में हमको 5% या 10%, जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि इतना हम टैरिफ रखेंगे, तो फिर जितने भी MFN नेशन है वो सबके लिए बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर हमने अपनी लिस्ट में नहीं रखा है मोस्ट फेवर्ड नेशन में, तो हम उसके लिए ज़्यादा टैरिफ भी लगा सकते हैं। हमने पाकिस्तान को ये दर्जा दिया हुआ था, लेकिन पाकिस्तान ने हमको ये दर्जा दिया नहीं हुआ था। और दूसरी बात यह है, वो वहाँ के लिए पॉलिटिकल मुद्दा भी था, वो एक अलग मुद्दे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि फिर उन लोगों ने हमारे साथ बढ़िया व्यवहार किया नहीं, तो इसलिए हमने उनको ये दर्जा भी छीन लिया 2019 में पुलवामा अटैक के बाद। SPS वाला जो है सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स, इसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। इसके बाद व्यापार की तकनीकी बाधाओं, ट्रेड जो टेक्निकल बैरियर क्रिएट किए जाते हैं व्यापार से संबंधित, जैसे कि पर्यावरणीय मानकों को आधार बना लिया जाए कि नहीं भाई आपके यहाँ पर जो चीज़ आई है उसमें एनवायरमेंटल के उसमें कुछ इस तरीके से चीज़ हुई है कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन काफ़ी हो रहा है, पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। या दूसरी चीज़ ये बोल दिया जाए कि इसमें लेबर के इशूज़ हैं कि इसमें आपने जितने लोगों को काम दिया है उसमें चाइल्ड लेबर इंक्लूड है, इसलिए हम इन सब चीज़ों को कंसीडर नहीं करेंगे, ये चीज़ आपके यहाँ की हम इंपोर्ट नहीं करेंगे। ज़्यादातर ऐसा डेवलप्ड कंट्री करते हैं, और डेवलपिंग कंट्री जो है, अभी डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया है, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील है, चाइना है, और लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज़ हैं जो इनसे भी नीचे हैं। तो इन लोगों के लिए क्या है कि डेवलप्ड कंट्री की जो मार्केट है वो एक बड़ी एक्सेस होती है अगर ये कुछ अच्छा कर रहे हैं।
तो वहाँ पर ये सब बाधाएं ना आए, तो इसको लेके ये एग्रीमेंट किया गया है। तो ये हो गया व्यापार की जो तकनीकी बाधाएं उनको रोकने के लिए। फिर एक और समझौता है व्यापार से संबंधित निवेश पर उपायों पर समझौता, यानी कि ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। ये एक ट्रिप्स है और एक ट्रिम्स है, ये दोनों जो है डब्ल्यूटीओ के एग्रीमेंट है। तो इसमें यह है कि भाई दूसरे देश की कोई कंपनी आती है और यहाँ पर निवेश करती है, जैसे कि वॉलमार्ट ने एफडीआई के थ्रू यहाँ पर फ्लिपकार्ट में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, अब उसकी तुलना में या कोई और भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट हुआ है, तो भारत सरकार ऐसी पॉलिसी ना बनाए कि वो जो इन्वेस्टमेंट है दूसरे कंट्री की, उसका जो हित है और हमारे जो हित हैं वो हम अपने वाले हितों को ज़्यादा बढ़ावा दें अपनी लोकल कंपनी को। तो इसके लिए ये ट्रेड रिलेटेड जो इन्वेस्टमेंट होता है उसकी सुरक्षा के लिए समझौता किया गया है। फिर एक और यहाँ पर एग्रीमेंट है सर्विसेज से संबंधित, कि सेवाओं के व्यापार पर सामान्य समझौता है। हालांकि ये सभी अभी चर्चाओं के मुद्दे चल रहे हैं, जो सर्विसेज की जो ट्रेड में प्रॉब्लम्स आती हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए एग्रीमेंट है। अब अगर हम इस साल जो समिट हुआ है उसके आउटकम की बात करें, देखिए जो इस साल जो हमारे समिट हुआ था जिनेवा में, जो मीटिंग हुई थी 12वीं मंत्री स्तरीय सम्मेलन, उसमें जो चीज़ें निकल के आई हैं, तो उसमें ये बोला गया है कि भाई ये जो इलीगल और अनरिपोर्टेड या अनरेगुलेटेड जो सब्सिडी तरीके से मछली पकड़ी जाती है, समुद्री मछली जो तटीय क्षेत्रों में पकड़ी जाती है, तो उस पर अंकुश लगाने के लिए जो नुकसानदायक सब्सिडी है उस पर रोक लगाई जाएगी। अब ये मुद्दा ये है कि हमारे यहाँ पर जैसे क्या होता है कि मछुआरे जाके तटीय क्षेत्रों में उड़ीसा, बंगाल, तमिलनाडु, केरला या दुनिया भर में जो भी क्षेत्र है वहाँ पर जाके मछली पकड़ते हैं, तो उसमें से अगर सरकार सब्सिडी देती है तो उस पर रोक लगाने की बात करी गई है। लेकिन जो विकासशील देश हैं और अल्प विकसित देश हैं, जो अफ्रीका के देश हैं, बहुत ही लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज़ हैं, और दूसरी चीज़ जो विकासशील देश हैं भारत, साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील जैसे, तो इन लोगों के द्वारा ये सब्सिडी अभी इसको चालू रखेंगे, उस पर कोई लिमिट नहीं लगाई गई है। और इसके साथ एक और बात ये करी गई है कि डब्ल्यूटीओ को जो फिशरीज फंडिंग मैकेनिज्म है, जैसे आज आता है कि ये फिशरीज फंडिंग मैकेनिज्म किस संस्थान से संबंधित है, तो ये डब्ल्यूटीओ से आ जाएगा। तो इसके अंदर ये बोला गया है कि ऐसे देशों की तकनीकी क्षमताओं निर्माण पर हम काम करेंगे। अब देखो होता क्या है कि ये सब ऐसा इसलिए बोला गया है, क्या होता है कि मछुआरे जो होते हैं जाके मछली पकड़ते हैं, अब कुछ जो इलीगल तरीके से होता है तो बड़े भारी भरकम ट्रॉलर वगैरह का यूज़ करते हैं और उससे बहुत सारे जीव जो हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं और एक प्रकार से जो समुद्री पारितंत्र है उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो इसके लिए ये रोक लगाने की बात की है। लेकिन अब ये भारत जैसे देशों के मुद्दे क्या हैं यहाँ पर, कि भाई हमारे यहाँ पे क्या है कि जो तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं उनकी आजीविका का ये एक प्रमुख साधन है जाके मछली पकड़ना। और जो हमारे लोग हैं वो जैसे अगर यूरोप के अगर आप कभी देखें कोई वीडियोज़ वगैरह देखेंगे, तो यूरोप के जो वो फिशर हैं उनके पास काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, तो वो काफ़ी अच्छे से वो कर पाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर वो तो आजीविका के तौर पर चल रहा है, वो बिजनेस के लिए नहीं है, तो इसलिए इन देशों को राहत दी गई है। दूसरा जो है ये बोला गया है कि जो वैश्विक वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, संयुक्त राष्ट्र का वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, तो थोड़ा सा पहले मैं इसके बारे में बता दूं कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम क्या है। 1961 में जो है एक यूनाइटेड नेशन एफएओ, यूएन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, एक ये बॉडी है, और यूएन जनरल असेंबली ने इन सब ने मिलकर ये कार्यक्रम बनाया कि भाई दुनिया भर में जो भुखमरी की समस्या उसको दूर करने के लिए हम ये कार्यक्रम बनाते हैं। और इसका उद्देश्य यही था कि ओवरऑल एक फूड परचेज किया जाएगा, अनाज परचेज किया जाएगा और ऐसे देशों को दिया जाएगा। अब पिछले साल हुआ क्या कि ये सब रसिया और यूक्रेन वार वगैरह हुआ, तो वहाँ पर मुद्दा ये आया कि बीट की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, गेहूं की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ गई। भारत ने बोल दिया था कि हम अभी कुछ टाइम के लिए एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। तो इन सब की वजह से ऐसा ना हो कि भाई वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को सस्टेनेबल ना किया सके, इसलिए बोला गया कि इसकी जो सप्लाई है इस पर जो है निर्यात पर प्रतिबंध छूट देने पर, मतलब जो भी देश हैं वो इस पर उनको बाध्यकारी बनाया गया है कि वो इसके लिए निर्यात को नहीं रोक सकते हैं। मतलब आप दूसरे देश को नहीं बेचना चाहते हो तो मत बेचो, लेकिन आपको जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के लिए है उस पर आपको निर्यात पर रोक नहीं लगानी है। हालांकि ये भी बोला गया कि अगर कोई देश अपने ही देश की समस्या से जूझ रहा है, अपने लिए खाने के संकट से, तो फिर वो भाई पहले अपने लिए पूर्ति कर ले, फिर इसके लिए दे देगा। तीसरा जो एक और आउटकम निकल के आया कि ई कॉमर्स है, जैसे कि संगीत, ई म्यूजिक, फिल्म वगैरह या कुछ भी ई कॉमर्स से संबंधित है जो हम ऑनलाइन खरीदते बेचते हैं फ्लिपकार्ट और अमेजोन के थ्रू, ऐसी आप इंटरनेशनल लेवल पे समझ लो। तो इसका सीन ऐसा था कि जब ये एग्रीमेंट बना था तो इंटरनेट उतना ज़्यादा डेवलप था नहीं, तो इसकी वजह से हुआ ये कि जो ये देश थे इस पर कोई एग्रीमेंट बना नहीं है, इस पर रोक लगाने की बात नहीं गई, क्योंकि वो इंटरनेट को प्रमोट करने जैसा था। लेकिन अब उसकी वजह से क्या होता है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके बहुत बड़ा रेवेन्यू का लॉस होता है, क्योंकि ये यहाँ पर टैरिफ लगाते नहीं, यानी कि इम्पोर्ट ड्यूटी लगाते नहीं, क्योंकि डब्ल्यूटीओ ने कुछ वो बात करी नहीं थी इसको लेके।
तो उसकी वजह से एक मैं डेटा देख रहा था कि 2017 से लेकर 2020 तक करीब डेवलपिंग कंट्रीज़ का $450 बिलियन का नुकसान हुआ है इसकी वजह से, क्योंकि उसमें क्या है, उसमें छूट दी गई थी। ई कॉमर्स प्रेशर के लिए सीमा शुल्क पर लंबे समय से लगी रोक को जारी रखने के लिए सहमत हुए हैं। अब देखो क्या है कि वही जो छूट दी गई थी वो अभी क्या है, अभी सहमति बन गई है। अब डेवलपिंग कंट्री है, भारत जैसे देश है, ये आपत्ति दर्ज कराते हैं, लेकिन अभी क्या है, इनमें फ़ायदा उनका है डेवलप्ड कंट्रीज़ का, तो वो लोग अपनी व्यवस्था चलाए पड़े हुए हैं और इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। हालांकि इनने बोला है कि भाई अब जो नेक्स्ट समिट होगा या 2024 तक हम उस पर कुछ ठोस इसका समाधान निकालेंगे। फिर कोविड-19 वैक्सीन को लेके था, जल्दी से मैं बताता हूँ, नहीं तो काफ़ी डिटेल में हो जाएगा। कि कोविड-19 वैक्सीन का ऐसा मैटर है, जैसे कि मैंने आप लोगों को शुरुआत में बताया था, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अब देखो दुनिया भर महामारी में जूझ रही थी, डेवलप्ड कंट्रीज जो है, पहले वहाँ की कुछ इंस्टीट्यूशन ने वैक्सीन वगैरह बनाई, कुछ प्राइवेट कंपनी ने बनाई, जैसे फाइजर वगैरह है, इन सब ने बनाई। अब इसका एक्सपोर्ट था तो इनको पेटेंट मिल गया, लेकिन ये था कि डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया है, साउथ अफ्रीका है, और भी डेवलपिंग कंट्रीज़ की मांग ये थी, इन लोगों ने डब्ल्यूटीओ में बोला भी कि भाई आप ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से राहत दे दो, ताकि जो है दूसरी कंपनियां बना सकें और वर्ल्ड में वैक्सीन आसानी से उपलब्ध हो। तो इन लोगों ने ये आनाकानी करी, टालते रहे, टाल मटोल करते रहे, और अब जाके इन लोगों ने सहमति दी है। हालांकि अब भी जो सहमति दी है उसमें भी इन लोगों ने बहुत ही उस लेवल पर दिया है कि हाँ भाई वो है, बहुत बहुत अच्छे से सपोर्ट नहीं किया है। कुल मिला के ये बोला है कि हाँ ठीक है, पेटेंट फ्री हम आपको दे देते हैं, आप बना सकते हो, मतलब और अच्छे से सपोर्ट दिया जाता है कि हाँ भाई ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है, ये है वो है, दुनिया भर की चीज़ें हैं, तो इस तरीके से और बेहतर कुछ हो पाता। तो फिलहाल लेकिन इसमें सहमति बन गई है कि टेम्प्रेरी सॉल्यूशन के तौर पर इसमें छूट दी जाएगी। फिर सैनिटरी और फाइटो सैनिटरी मेजर्स को लेकर बात की गई है कि इससे जुड़ी जो और नई प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसका हम रेजोल्यूशन करेंगे, उसका समाधान करेंगे। देखिए आर्टिकल बहुत बड़ा हो गया है, ये अपने आप में 15-20 मिनट करीब इसमें लग गए हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट था, पूछा सकता है, इसलिए हमने इसको प्रॉपर डिस्कस किया। अदरवाइज़ क्या है कि फिर मैं आपको ऐसे पढ़ पढ़ के बता देता, ये ऊपर लिखा है आप भी पढ़ते, तो वो हम बस याद कर लेते, लेकिन हमको कहानी समझ में नहीं आती। तो चलिए अब हम दूसरा आर्टिकल देखते हैं और थोड़ा सा टाइम को ध्यान में रखते हुए तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। देखिए बाकी जहां पर भी जो अंडरलाइन है वो मेंस के लिए हमको पढ़ना है, तो अभी प्रीलिम्स करते हैं, उसके बाद मेंस का करेंगे। भारत की एक और समस्या है, आप देखिए जो जीआई टैग दिए जाते हैं हमारे यहाँ पर, जैसे कंधमाल हल्दी है, झाबुआ का कड़कनाथ मुर्गा है, दार्जिलिंग की चाय है, ये सब बहुत सारे जो जीआई टैग दिए जाते हैं वो इसके दायरे में नहीं आते हैं। जो डब्ल्यूटीओ का पेटेंट वाला मैकेनिज्म है, अगर उसके दायरे में आ जाएंगे तो फिर हमारी दार्जिलिंग की चाय है, अगर उसको भी शामिल कर लेंगे तो फिर दुनिया भर में लगेगी भाई ये वाली स्पेशल चाय है, तो वहीं से आती है, तो ज़्यादा एक्सपोर्ट वगैरह होगा, उसका ज़्यादा सामाजिक आर्थिक फायदा मिलेगा वहाँ के लोगों को। ये मुद्दे थे। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसमें जो देशों की बात हमने करी थी, तो देखिए क्वेश्चन कुछ भी बन सकते हैं कि जितने भी यूएनजीए के मेंबर हैं वो सब डब्ल्यूटीओ के मेंबर हैं, तो ऐसे कथन गलत हो जाते हैं और आपको इस तरीके से ध्यान देना होता है, क्योंकि ये चीज़ें मैगजीन में, न्यूज़ में लिखी नहीं होती हैं डायरेक्टली। तो इसमें क्या है कि जैसे ईरान, इराक, लेबनान और उज्बेकिस्तान जैसे देश हैं, अभी भी डब्ल्यूटीओ के मेंबर नहीं है, तो इस तरीके से इंक्लूसिव संगठन नहीं है। इसके बाद यदि हम अगर आगे बढ़ें, देखिए जो हमारा लास्ट मंथ का करंट अफेयर्स का जो डिस्कशन था, उसमें मैंने आप लोगों को थोड़ा सा बीआरआई के बारे में बताया था। तो उसके अल्टरनेटिव के तौर पे देखिए, उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि ये चाइना की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जो दुनिया भर के जो दूसरे भी और महाद्वीप है, एशिया है, अफ्रीका है, यूरोप है, इन सबको स्थानीय जो मार्ग है उसके माध्यम से और समुद्री मार्गों के माध्यम से जोड़ना, और एक प्रकार से वो जो एंशियंट सिल्क रूट था उसकी परिकल्पना पूरी चाइना ने गढ़ी है, और ताकि आने वाले लंबे टाइम की ग्रोथ के लिए एक प्रॉपर गलियारा बना सके, जहां पर चाइना उसको व्यापार की तरह उपयोग करे, और जरूरत पड़ने में कोई भरोसा नहीं है कि वो वहां पर मिलिट्री तरीके से भी उपयोग कर सकते हैं। तो ये सब मुद्दे हैं। अब इसके विपक्ष में जो दूसरे साइड के लोग हैं, जो लोकतांत्रिक देश हैं, जैसे कि यूरोपियन यूनियन के जो कंट्री देश हैं, अमेरिका के जो सहायक देश हैं, भारत जैसे देश हैं, ये प्रयास करते रहते हैं कि भाई इसके अल्टरनेट में क्या खड़ा किया जाए। तो यहाँ पर जो हमने लास्ट टाइम बात की थी ब्लू डॉट नेटवर्क की, फिर उसको 2019 में वो स्टार्ट हुआ था, 2022 में उसको बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड के साथ शामिल कर दिया गया। अब यहाँ पर G7 की मीटिंग हुई है, तो उसको उन लोगों ने फिर से एक नया नाम दे दिया है, वैश्विक अवसंरचना एवं निवेश के लिए साझेदारी। तो ये आप लोगों से कीवर्ड पूछ सकते हैं कि ये किससे संबंधित, किस संगठन से संबंधित है। तो वैश्विक अवसंरचना एवं निवेश के लिए साझेदारी, यानी कि पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके लिए एग्रीमेंट की बात करी गई है। तो इसमें देखने वाली बात ये है कि ये जो मैंने संगठन आप लोगों को नाम बताया कि भाई ये नाम से आप एसोसिएट कर लेना कि ये वाला काम है। अब यहाँ वाले जो लोकतांत्रिक देश हैं, तो ये जो भी इन्वेस्टमेंट वगैरह की बात करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, तो उसमें क्लीन एनर्जी होगी, बेहतर प्रणालियों को अपनाया जाएगा, पारदर्शिता रखी जाएगी, टेक्नोलॉजी दी जाएगी, इस तरीके की कुछ बातें रहती हैं। हमारे लिए काम की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ये है कि जो मैंने आप लोगों को नाम बताई, ये संगठन से किससे रिलेटेड हो जाते हैं, ये देख लेने का काम है अपने यहाँ पर। और दूसरी बात है कि G7 के बारे में हम देखते हैं।
तो G7 क्या है? G7 दुनिया भर में जो सबसे दबदबे वाले देश हैं, जो जिनकी इकोनॉमी वगैरह अच्छी खासी है और वो आर्थिक तौर पे बहुत समृद्ध हैं, ऐसे देशों का एक संगठन है। तो ये जो संगठन है इसमें अभी कौन कौन से शामिल हैं, जैसे कि उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट से अमेरिका और कनाडा है। और इस एशिया से अगर आप बात करेंगे तो एशिया से आपको केवल जापान मिलेगा। और फिर यहाँ पर चार जो है यूरोप के देश मिल जाएंगे, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है और यूनाइटेड किंगडम है। पहले इसमें क्या है कि रसिया भी शामिल था, और रसिया के साथ सीन ये हुआ कि उसने फिर क्रीमिया को हड़प लिया या क्रीमिया पे कब्जा कर लिया, जो कि आप देखेंगे यूक्रेन के नीचे साइड का जो हिस्सा पड़ता है वहाँ पर क्रीमिया पड़ता है। तो क्रीमिया पे कब्जा कर लिया, तो उसके बाद जो रसिया को है जो बाहर कर लिया गया। अब देखिए ये ताकतवर देश है, तो ये कोई फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है कि जिसका प्रॉपर हेडक्वार्टर वगैरह हो, लेकिन इन लोग साल दर साल प्रॉपरली मिलते हैं, कुछ योजना बनाते हैं कि हमको कैसी व्यवस्था बनानी है। तो कुल मिला के आप ऐसे समझ लो किसी देश, परिवार, समाज, राष्ट्र या कुछ किसी सबसे ताकतवर लोगों के बीच की चर्चाएं होती क्या करना है नहीं करना, ये है। इसमें ये 7 कंट्री शामिल हैं। रूस के बारे में बताया कि 1998 में ये शामिल हुआ था, और जो है फिर इसको 2014 में क्रीमिया पर कब्जा करने के बाद उसको हटा दिया गया। फिर इसके बाद कुछ और हैं कि इनको आजकल जो है आमंत्रित सदस्य के तौर पे भी इन लोग इनवाइट करते रहते हैं, जैसे अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, सेनेगल और दक्षिण अफ्रीका। ये मतलब उसके ऊपर, विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि जिस देश में होस्ट किया जा रहा है उसको जिसको जिसको बुलाना हो। अब भारत को भी इन लोग बुलाते हैं क्योंकि भारत का भी दबदबा बढ़ा हुआ है हर तरीके से। और भारत इन दो ध्रुवों के बीच में, एक जो अभी रसिया और चाइना साइड का ध्रुव है और दूसरा यूरोपियन कंट्री का जो ध्रुव है, इसके बीच में एक ऐसी सिचुएशन में खड़ा रहता है भारत। किसी एक की ओर भारत ने अपने जाके नतमस्तक नहीं हुआ है, और भारत का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर लोकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत एक बड़ी इकोनॉमी है, एक इन्फ्लुएंशियल इकोनॉमी है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतना बड़ा बाजार है, तो बुलाना ही पड़ेगा उनको। तो ये वाला सीन है। अब हुआ क्या कि इन सब की मीटिंग हो रही थी, तो इन लोगों ने अपने भारत को भी इनवाइट किया। भारत से अपने मोदी जी गए और उन लोगों की मीटिंग हो रही, तो मोदी जी ने कोई नई चीज़ पटक दी। नई चीज़ क्या पटक दी? मोदी जी ने बोला कि लाइफ, यानी कि लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, लाइफ स्टाइल और इन्वायरमेंट यानी कि हमारी ऐसी जीवन शैली हो जो पर्यावरण को बेहतरी करती हो। हालांकि हमारी ये सब हमारी ये वाली जो जीवन शैली है वो तो एंशियंट के टाइम से ही रही है। हमारे जो रिचुअल्स है, परंपराएं हैं, वो इस तरीके से हैं कि प्रकृति को हम भगवान के तौर पर, जैसे तुलसी है, हमने उसको भगवान बना दी, तो इस तरीके की ताकि उससे पेड़ का कंजर्वेशन होना, में एलिफेंट को हमने गॉड बना दिया। तो भाई इस तरीके से इन्वायरमेंट का भी मतलब हम इंक्लूसिव हमारी वो रही है, तो हमने ये अप्रोच बता दी कि लाइफ क्या है, तो ये इन्वायरमेंट से संबंधित कोई पहल है, ऐसी कुछ बात है। अब लाइफ का फॉर्मूला जो है मोदी जी ने पहले दिया था कहाँ, जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का जो COP26 है ग्लासगो में जो आयोजित हुआ, तो वहाँ पर बोला था, तो यही बात उनने वहाँ पर भी रखी। तो ये वाले मुद्दे थे ये G7 से संबंधित। और इसमें इस टाइप की जीवन शैली अपनाई जाती है, इसमें प्रो प्लैनेट पीपल्स की बात किया जाती है कि भाई ऐसे लोग जो कि प्लैनेट के लिए बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं या प्लैनेट के लिए बेहतर हैं, तो उस तरीके के आचरण या जीवन शैली को अपनाया जाए। अब इसके बाद अगर हम कुछ और बातें करें यहाँ पर इंपॉर्टेंट, तो अब हम जो देखते हैं वो है BRI के बारे में। BRI के बारे में तो वैसे मैंने आप लोगों को पिछले बार थोड़ा सा ब्रीफ में वो दिया था, और ये चाइना की अभी मैंने शुरुआत में ही बता दिया है कि ये अंतर महाद्वीपीय जो है एक दीर्घकालीन निवेश कार्यक्रम है, और कुल मिला के उनकी ऐसी रणनीति है कि एशिया, अफ्रीका, यूरोप वगैरह को प्रॉपरली जोड़ा जाए। और अब वो आर्कटिक की बात कर रहे हैं, नॉर्दर्न पोल वगैरह को भी जोड़ने की, तो कोई एक प्रकार से वो धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड की बात करेंगे। तो ये सब जोड़ा जाए और वहाँ पर जो है चाइना की जो की ग्रोथ रेट, क्योंकि जब ये रूट बनेगा प्रॉपरली, अलग अलग चैन बनेगी, तो व्यापार बढ़ेगा। और चाइना क्या है, मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री है अभी दुनिया में, जो टोटल जो मैन्युफैक्चरिंग होता है वो 22 से ऑलमोस्ट 22-24% जो है चाइना की हिस्सेदारी है। तो चाइना ऐसे दबदबा बनाएगा, और हो सकता है कि चाइना इसी के माध्यम से जिन देशों के साथ संबंध बनाएगा वहाँ पर वो सैन्य संबंध भी बना ले, तो एक प्रकार से वो मिलिट्री सुपर पावर भी जो USA को जो पीछे छोड़ दे। तो ये सब उसकी महत्वाकांक्षा है। इसके विपरीत में ये जो पहले, तो यहाँ पर अभी चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, ये 2013 में स्टार्ट हुआ था, 2016 में इसका नाम हो गया वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। अब देखिए इससे संबंधित कुछ और चीज़ें, जैसे CPEC के बारे में, मतलब ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि हमारा जो पाक अधिकृत वाला जो हिस्सा है जम्मू कश्मीर का, वहाँ से होकर गुजरता है। अब ये सब मुद्दे भी हैं, लेकिन अब हम उनको अभी प्रॉपरली नहीं डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये चीज़ें हैं जो बाद के मंथ में भी आई हैं। तो जब वहाँ पर चीज़ आएगी तब हम उसको ज़्यादा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। आप ये देख लेना जो चीज़ मैंने बताई है, इसको जो है 21वीं सदी का मैरीटाइम सिल्क रोड, 2 कंपोनेंट एक प्रकार से संयुक्त किए गए हैं, और सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट वाला, यानी कि जहाँ पर प्रॉपर रोड वाले माध्यम से कवर किया गया है। तो ये इसका पूरा मैप है कि यहाँ यहाँ से हम बनाएंगे, ये सब तरीके से कवर करेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। तो मैंने दोनों के बारे में आप लोगों को ब्रीफ में बता दिया है। अब भारत क्या कर रहा है भाई, दूसरे देशों के बारे में मैंने बताया कि जो अमेरिका है
और जो उसके और भी जो पार्टनर हैं, तो पहले उन लोगों ने बात करी, हालांकि वो लोग भी कुछ क्या है, कोई ढंग का काम नहीं कर रहे हैं। पहले उन लोगों ने बोला कि हम ब्लू डॉट नेटवर्क बनाएंगे, ब्लू डॉट नेटवर्क करके 2019 में, 2021 में उसका नाम बदल के कर दिया कि भाई इसको बिल्ड बैक बेटर का नाम देंगे। और अब फिर से मीटिंग हुई है तो इनने बोल दिया कि भाई अब हम PGII करके बनाएंगे। तो ये सब इनकी कहानी चल रही है, और चाइना ने 2013 से अपना जो रास्ता पकड़ा है वो उस पर आगे बढ़ रहा है। तो ज़रूरत यह है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव एक योजना बनाई जाए, उस पर ठोस तरीके से काम किया जाए। तो चलिए फिलहाल ये सब मुद्दे हैं, वो सब हम मेंस में देखेंगे कि क्या योजना बन रही है नहीं है। भारत ने यहाँ पर दो काम किए हैं। एक तो मौसम परियोजना की है कि जो भारत हिंद महासागर के क्षेत्र हैं, क्योंकि चाइना की एक ब्रांच इस तरीके से आई हुई है। एक तो हमने ये गवादर वाली पोर्ट वाली देखी कि वो यहाँ से पाकिस्तान को कनेक्ट कर रहे हैं, और फिर पाकिस्तान के नीचे जो बलूचिस्तान प्रांत है तो वहाँ पर एक उनने पोर्ट बनाया हुआ है। तो वो वाली बात है। और दूसरी चीज़ कि यहाँ से जो है ये जो बांग्लादेश और यहाँ से रीजन से आते हुए वो भारत को भी कवर करने की बात करते हैं, हालांकि भारत इसका हिस्सा है नहीं है। 71 जो इस कंट्री में शामिल हुए, तो भारत ने यहाँ के हिंद महासागर के लगते हुए क्षेत्र हैं, इनके लिए एक मौसम परियोजना चालू करी हुई है, और एक है सागर परियोजना, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑल इन रीजन करके एक ये प्रोग्राम है। इसका उद्देश्य है कि भाई समुद्री हितों को बढ़ावा देना है, कुछ संकट आ जाता है तो उसके लिए काम करना है साथ में मिलके। इसके साथ इस टाइप की व्यवस्था बनानी है, कोई भी संकट आता है तो हम दूसरे देशों की हेल्प करेंगे और इस क्षेत्र में प्रॉपर सद्भावना के लिए काम करेंगे। और इस तरीके से भारत अपना एक प्रोग्राम है, और इन्वेस्टमेंट वगैरह के लिए भारत जो है सुविधाएं वगैरह भी देगा दूसरे राज्यों को लिए, तो अपनी जो मदद कर सकता है भारत वो करेगा। अब देखिए इसके लिए और जो दूसरी कौन सी परियोजनाएं हैं, जैसे कि यूरोपीय संघ की एक और परियोजना है, वो है ग्लोबल गेटवे के नाम से जाना जाता है। तो इसका क्या है, इसका उद्देश्य भी है कि इनका उद्देश्य है कि 2021 से लेकर 2027 के बीच में हम 300 बिलियन यूरो का इन्वेस्टमेंट करेंगे। और ये इन्वेस्टमेंट जो हम करेंगे उसमें हम ये ध्यान रखेंगे कि भाई सामाजिक और पर्यावरणीय उच्च मानकों को ध्यान में रखा जाए, डिजिटल प्रौद्योगिकी वगैरह का उपयोग किया जाए, स्मार्ट परिवहन को बढ़ावा दें, क्लीन एनर्जी वगैरह का उपयोग किया जाए, स्वास्थ्य, शिक्षा और बाकी सब प्रणालियों में इन्वेस्टमेंट हो। अब देखिए एक और चीज़ है, चाइना वाले केस में क्या है, ये चाइना वाले लोन दे देते हैं। जैसे कि आजकल क्या होता है कि जो आर्थिक तौर पे हमारे देश की कमज़ोर आबादी है, तो फाइनेंस वाली कंपनियां क्या करती हैं, यहाँ पे जा जाके ज़बरदस्ती इनको बाइक लोन, कहीं ये लोन कहीं वो लोन थमा देती हैं। अब जिनको ज़रूरत थी और जिनको मान लो कोई व्यवसाय चाहिए थी, उनके लिए कुछ बाइक लेनी थी, उनके लिए तो वो ठीक है कार्यक्रम, लेकिन जिनको नहीं थी तो अगर उनको भी हम थमा देते हैं और वो चुका नहीं पाते हैं तो एक प्रकार से कर्ज के जाल में फंसे रह जाते हैं। या कई बार लोग सामाजिक एक प्रकार से दिखावा जो है उसके चक्कर में ऐसी चीज़ें कर लेते हैं, और वो फिर पूरे जीवन जो है पॉवर्टी के साइकिल में ही फंसे रहते हैं, क्योंकि उनने चीज़ें ली, वो उनको बस ज़रूरत नहीं थी, उनको बस चीज़ें करनी थी। बाकी हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तो चीज़ें हमको खरीदनी है, तो भाई वो अपने लिए बायबिलिटी के हिसाब से परचेज कर सकते हैं कि भाई हम सेकेंड हैंड से अगर बाइक से काम चल सकता है तो वैसा क्यों करें। तो अब ऐसे ही हुआ, पाकिस्तान के साथ ऐसा हुआ, श्रीलंका के साथ ऐसा हुआ। चाइना ने पैसा दिया बहुत सारा, वो चुका नहीं पाए, फिर वो कर्ज के हाल में फंस गए, तो चाइना ने उनको डेब्ट ट्रैप में फंसा दिया। फिर चाइना बोला भाई चुका नहीं पा रहे तो कैसे हो गए, तो वहाँ कोई इंपॉर्टेंट पोर्ट वगैरह था, बंदरगाह था या रेलवे स्टेशन था या कुछ भी अच्छी चीज़ थी, तो फिर चाइना ने बोला कि हम इसको लीज पे ले लेते हैं। तो इस तरीके से वो कर्ज के जाल में कर्ज फंसते जाते हैं, या फिर उनको फिर से अपना कर्ज चुकाने के लिए कर्जा लेना पड़ता है। तो ये इस टाइप की जो है पॉलिसी चाइना की है, तो वो काफ़ी पारदर्शी नहीं है, और उनकी जो पॉलिसी है वो एक प्रकार से शोषणकारी है अपने। और दूसरा एक और काम होता है कि ये लोग जहाँ पे जाते हैं चाइना वाले, तो वहाँ पर अपनी ही कंपनी ले जाते हैं, अपने ही लोग ले जाते हैं, उन्हीं को लोगों को रोजगार मिलता है, उन्हीं की कंपनी को फायदा होता है, तो वहाँ से जो कमाई हुई फिर से चाइना चली जाती है। और भारत है या दूसरे लोकतांत्रिक देश हैं तो उससे जैसे भारत की परियोजनाएं होती हैं, तो उसमें ऐसा होता है कि भाई हम जाते हैं तो हम उन देशों को भी एम्पावर करते हैं। तो ये पूरा कार्यक्रम है। इसमें एक और चीज़ है जो है एशिया अफ्रीका समृद्धि गलियारा है, एशिया एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर। तो भारत और ये जापान की जो पहल है, यहाँ पर इन लोग इनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, डेवलपमेंटल परियोजनाओं के लिए, कनेक्टिविटी के लिए काम करेंगे और फंड वगैरह मुहैया कराएंगे। तो ये भारत की एक पहल है, भारत जापान के साथ मिलकर एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर बनाने की। क्योंकि अब के जो टाइम है वो अफ्रीका का टाइम भी है भाई, अफ्रीका को अभी मौका मिला नहीं है, तो वहाँ पर डेवलपमेंट का काफ़ी स्कोप है, तो ये लोग मिलकर वहाँ पर काम करने की बात कर रहे हैं। फिर नेटो की बात करते हैं हम, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इनका जो अभी हाल ही में जो इनकी मीटिंग हुई, कहाँ, रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान मैड्रिड में जो इनकी मीटिंग हुई है, तो उससे संबंधित वो चीज़ हुई है मीटिंग, इसलिए आर्टिकल आया हुआ है। तो पहले हम नेटो के बारे में देखते हैं, फिर ये देखेंगे कि इस बारे में इनके मुद्दे क्या निकल के आए हैं। तो अगर हम नेटो की बात करें तो नेटो का सीन ऐसा है कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाने के बाद अमेरिका को ये लगा कि भाई उनको अपना एक तो प्रभुत्व जमाना था, और दूसरी चीज़ ये था कि उनको थोड़ा लगा कि भाई यूएसएसआर से हमको खतरा ना हो जाए, कुछ और ऐसे मुद्दे ना हो जाएं, और पूरा फिर शीत युद्ध चलता रहता है 40-50 साल तक। तो इन लोगों ने काम ये किया
कि हम एक संगठन बनाते हैं और हम ये मानेंगे कि भाई किसी एक देश के ऊपर कुछ संकट आता है तो हम मानेंगे सबके ऊपर संकट है और सब मिलकर लड़ेंगे। तो ये उत्तरी अटलांटिक वाले जो लगते हुए क्षेत्र हैं, जैसे अमेरिका है वहाँ पर, और यहाँ पर यूरोप के जो देश हैं, तो यहाँ पर इन लोग मिलकर संगठन बनाए हुए, और अगर कभी इनके ऊपर कोई संकट आ जाएगा तो वहाँ पर इन लोग सामूहिक जो है आक्रमण या सामूहिक जो है प्रतिरोध करेंगे या सामना करेंगे इस तरीके से। अब इसका एक बार एग्जांपल हुआ कि इसे 9/11 में अमेरिका के ऊपर लादेन ने बम पटक दिया, तो वहाँ पर उन लोगों ने उसके हमले के लिए सभी देशों ने माना कि ये हमारे सबके ऊपर हमला है और उसके खिलाफ कार्रवाई का समर्थन किया। ये नाटो का चार्टर 5 है, अनुच्छेद 5 या नाटो चार्टर, इस तरीके से कुछ सी न्यूज़ आती है तो आप लोग इससे कनेक्ट करना, ये संगठन से संबंधित था, कुछ मैटर ये था। अब यही सब लेके क्या है, यूक्रेन में चल रहा है, ऐसा संकट था कि यूक्रेन नाटो में शामिल हो सकता है, ये सब है। तो पुतिन ने बोला कि भाई ये सब क्यों लफड़ा है, ये सब चीज़ें और भी मुद्दे हैं और भी रीजन्स हैं। तो फिर वो वहाँ पर ये था, तो फिर रसिया ने क्या किया कि उसके ऊपर हमला ही कर दिया। ये सब मुद्दे हैं, ये तो मेंस की वाले हैं जानने के लायक। बीच बीच में मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ कहानी, क्योंकि वो याद रखना आसान होगा। अब नाटो में जो है आज की डेट में जो नाटो में है उसमें संस्थापक जो सदस्य थे उसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे और पुर्तगाल। आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना वैसे कि अब इसमें संगठन के सदस्य जो हैं और बढ़ गए हैं। तो अब की जो कहानी है इसमें टोटल 30 मेंबर हो चुके हैं, और 30 मेंबर में सबसे रिसेंट जो मेंबर बने हुए हैं वो 2017 में मॉन्टेनेग्रो और 2020 में उत्तरी मैसेडोनिया है जो इसके मेंबर बने हुए हैं। कुछ और इसके संबंधित बात करी जाए तो इसके दूसरी और कहानी क्या है, जब ये सब घटनाक्रम हुआ तो यूएसएसआर जो था, यूएसएसआर का 90 के आसपास विघटन हो गया, और उसके बाद उसका जो बारे या उसका उत्तरदायी या हम ये बोल सकते हैं उसकी विरासत को लेकर चलने वाला आज के टाइम पे रूस है। तो रूस ने उस समय फिर क्या किया, यूएसएसआर ने, उन्होंने वार्सा पैक्ट बनाया, और वार्सा पैक्ट में जो है 7 अन्य पूर्वी यूरोपीय कम्युनिस्ट देशों के साथ अपना एक सैन्य गठबंधन बनाया कि भाई हम भी इस तरीके कुछ गठबंधन बनाते हैं। फिर बाद में हुआ है कि 1991 में जब यूएसएसआर का विघटन हो गया तो कुछ और जो इसके सदस्य थे वार्सा पैक्ट वाले, जैसे कि हंगरी है, पोलैंड है, बुल्गारिया है, एस्टोनिया है, लातविया है, ये संगठन जो है नेटो में शामिल हो गए। तो एक प्रकार से नेचुरल बात ये कही जाती है कि इनका पलड़ा भारी हो गया, तो भाई रसिया को अपनी सुरक्षा वगैरह बनाए रखने के लिए तो काम करना पड़ेगा। तो ये सब भी मुद्दे हैं। अब चलते हैं हम, इसमें क्या है कि ओपन डोर पॉलिसी है। ओपन डोर पॉलिसी किससे संबंधित है, नेटो से, ऐसे कुछ क्वेश्चन आ सकता है। तो अनुच्छेद जो चार्टर, इस चार्टर का जो है नेटो चार्टर का अनुच्छेद 10 है, उसमें ओपन डोर पॉलिसी की बात की गई है। कोई भी यूरोपीय देश शामिल होने की अनुमति देता है जो उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र की सुरक्षा में वृद्धि और योगदान कर सकता है। अब कुछ और मैटर भी है। अमेरिका में क्या है, कुछ ऐसे देश हैं जो गैर नेटो हैं, जो नेटो में शामिल नहीं है, और वो उन देशों को फ़ायदा मिलने से ये होता है कि जो गैर नेटो स्थिति देश हैं उसमें अभी 2 टाइप के हैं। कुछ ऐसे हैं जो गैर नेटो, जो अमेरिका के अच्छे खासे साझेदार हैं, जैसे जापान है, दक्षिण कोरिया, इसराइल है। तो ये गैर नेटो सहयोगी देश का दर्जा इनको दिया गया है। इसमें क्या होता है कि जापान भाई, अमेरिका क्या है, उनको डिफेंस कोई डील होनी है या कोई इकोनॉमिक डील होनी है तो उसमें प्रायोरिटी देता है और उनको ज़्यादा फायदे देता है। दूसरी बात, कुछ और देश हैं कि वो गैर नेटो देशों की लिस्ट में भी शामिल नहीं है, तो फिर उनके साथ उस टाइप का ट्रीटमेंट किया जाता है अमेरिका की ओर से। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं अगर इसमें, तो हाँ मैंने बोला था कि शुरू के जो न्यूज़ है इसमें निकल के ये आया कि इन लोगों ने ये बात करी कि भाई अभी भी जो सबसे बड़ा इनकी सुरक्षा के लिए चिंता का विषय है वो रसिया के तौर पे बात करी गई है, और चाइना को पहली बार बोला गया कि भाई चीन भी जो है हमारी सुरक्षा चुनौती के लिए उभर रहा है, और हमारे सामने जो सबसे बड़ी चुनौतियां हैं वो आतंकवाद है, साइबर है, हाइब्रिड खतरे हैं, समुद्री सुरक्षा, और इससे जुड़े जो अन्य चुनौतियां हैं नाटो के सामने। और इसी के लिए इन्हें रणनीतिक अवधारणा 2022 है, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि रणनीतिक अवधारणा 2022 किससे संबंधित, तो भी वो नाटो संबंधित है, ऐसी कुछ बात करी जाती है। फिर यूक्रेन के लिए एक पैकेज देने की बात करी गई है, और ये रीज़न भी है कि यूक्रेन को इतना सारा इन लोगों ने सहयोग दिया है तो अभी तक यूक्रेन जो है युद्ध में टिका हुआ है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसी में एक और चीज़ काम की है, देखिए क्या है, ये पीरियस बंदरगाह है। क्या है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि ये प्लेसेस न्यूज़ में या आपको वो मैच कर रहे हैं, वो फिर 1 सही 2 सही 3 सही इस टाइप से। तो पीरियस बंदरगाह है, याद रखना आप लोग, ये ग्रीस का एक बंदरगाह है। यहाँ पे चाइना जो है सामूहिक सुरक्षा की बात करी, इसलिए करी गई थी, जो इन लोगों ने रणनीति की बात करी थी 2022 वाली। तो इसमें यह है कि वो बंदरगाह में चाइना ने वहाँ पे जाके अपना जो है पोर्ट वगैरह बना लिया है उस तरीके से पीरियस बंदरगाह पे। तो फिर ये समझ में आया कि भाई ये तो उनके लिए खतरे की घंटी है, इस टाइप की चीज़ है। तो ये याद रखना बस आप लोग काम के लिए कि पीरियस बंदरगाह जो है ग्रीस का एक बंदरगाह है और यूरोप के सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक है, तो इसका इंपॉर्टेंस हो जाता है। फिर आ जाता है नेक्स्ट हमारे सामने जो आर्टिकल है,
नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे सामने है वो ब्रिक्स के बारे में है। ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल हैं? ब्राजील है, रूस है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है। अब ब्रिक्स का 14वां शिखर सम्मेलन हुआ, 2009 से लगातार होता आ रहा है। तो अभी 14वां शिखर सम्मेलन चीन की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। और इसमें सम्मेलन में नेता जो ब्रिक्स के जो नेता हैं या ब्रिक्स के जो मेंबर हैं उन लोगों ने बीजिंग डिक्लेरेशन को अपनाया। तो बीजिंग डिक्लेरेशन, हालिया बीजिंग डिक्लेरेशन किससे संबंधित है? वो ब्रिक्स से संबंधित है, याद रखना। कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है भाई कि इसमें 41% आबादी है। अब स्वाभाविक सी बात है, भारत तो चाइना शामिल है तो 40% आसपास तो वैसी रहेगी। विश्व की जीडीपी का 2-4% है और विश्व व्यापार में इनकी 16% की हिस्सेदारी है और विश्व के कुल भूभाग का 29% लोग कवर करते हैं। ऐसी इन्फॉर्मेशन तो नहीं पूछी जाती है, लेकिन हो सकता है कुछ आ जाए। इस टाइप की इन्फॉर्मेशन प्रीलिम्स में कोई ऑप्शन में दे दे तो अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब ब्रिक्स के बारे में अगर हम बात करें तो इस संगठन की जो गाथा है वो 2001 में इसकी रचना हुई। और पहले इसमें जो 4 देश शामिल थे, ब्राज़ील था, रूस था, भारत था और चीन था। दक्षिण अफ्रीका को इसमें बाद में, साउथ अफ्रीका को बाद में शामिल किया गया। इनका उद्देश्य था कि भाई शांति, सुरक्षा, विकास और सहयोग को बढ़ावा देना है। और एक उद्देश्य भी था कि हम सब डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो उभरते हुए देश हैं और आने वाले टाइम पे सब जो डेवलप्ड भी बन सकते हैं। तो एक प्रकार से हम सबको मिलके साथ में काम करेंगे, मिलके अपनी आवाज़ रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन वगैरह में, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये सब मुद्दे हैं। अब हालांकि क्या है, कुछ और देशों ने इसमें आवेदन किया है, जैसे ईरान और अर्जेंटीना ने शामिल होने के लिए आवेदन किया हुआ है। तो इसका जो है, तो इनको भी जो है शामिल किया जा सकता है। अब अगर हम आगे बढ़ें तो इसमें संबंधित कुछ और चीज़ें हैं ब्रिक्स के बारे में अगर देखने लायक, तो ये बाकी बैंक्स के लिए हम करेंगे। ब्रिक्स की हाँ कुछ पहलों की बात करें तो देखिए, एक न्यू डेवलपमेंट बैंक है और एक है सीआरए, कॉन्टीजियंसी, एक कॉन्टीजियंस रिजर्व अरेंजमेंट, शायद ये करके एक व्यवस्था है सीआरए, तो यानी कि आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था। तो इसमें ये बातें करी गई है कि भाई भारत ने एक प्रपोजल दिया था न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाने का, तो ये बनाया गया है और ये डेवलपमेंट के लिए लोन प्रोवाइड कराता है। तो जो पश्चिम की जो व्यवस्था है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, आईएमएफ है और वर्ल्ड बैंक है, उसके जो दूसरी यहाँ पर व्यवस्था, इन लोग अपनी व्यवस्था जो बना रहे हैं उसमें एक है न्यू डेवलपमेंट बैंक है और सीआरए। अब सीआरए में बोला गया है कि इसमें क्या है कि ब्रिक्स के एनडीबी के साथ साथ सीआरए की स्थापना हेतु प्रत्येक के लिए $100 बिलियन का समझौता किया गया है। यानी कि कोई देश अगर उसके पास बैलेंस ऑफ पेमेंट से संबंधित कोई क्राइसिस आ जाता है, अब ये जो मैंने कीवर्ड बोला इसके बारे में इकोनॉमी में आपको बताऊंगा, तो वहाँ पर आ जाता है तो ये देश उतना का करेंसी स्वैप एग्रीमेंट वगैरह कर सकते हैं, अपनी करेंसी देके वहाँ से डॉलर पैसे ले सकते हैं और अपना काम आगे चला सकते हैं। अगर न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो इसका ऑफिस जो है संघाई में है और भारत के लिए अच्छा खासा ये लोन मुहैया कराता है और ताकि विकासात्मक गतिविधियों के लिए। इसके बाद जो है सीआरए का उद्देश्य जो है अल्पकालिक भुगतान संतुलन की जो मैंने बात करी वही चीज़ है। फिर इसका फायदा ये हुआ ब्रिक्स का कि भाई आईएमएफ में जो सुधार किया गया है, जैसे मैंने बोला कि आईएमएफ में जो वोट होती है वहाँ पर होता है कोटा, होता है परसेंटेज होता है, तो उस हिसाब से वोटिंग राइट्स होते हैं। तो इसमें थोड़ी सी वृद्धि हुई है ब्रिक्स कंट्रीज़ की। अब आगे बढ़ते हैं, इससे संबंधित ज़्यादा आर्टिकल या ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। और भारत का जो इसमें रहा है, भारत ने एक और अर्बनाइजेशन फोरम है, ये भी ब्रिक्स से संबंधित भारत ने इसका प्रस्ताव दिया था। फिर आगे अगर बढ़ जाए, इसके बाद मेंस के लिए हैं चीज़ें, कुछ है नहीं। फिर इंडिया यूरोपियन यूनियन के संबंधित है। तो देखो इसमें क्या है कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन जो है, यूरोपियन यूनियन में ये सब पूरे देश शामिल होते हैं जो आप लोगों को यहाँ पर सामने दिख रहे हैं। इसके बारे में भी हम डिटेल से चर्चा करते हैं। तो ये भारत का एक व्यापक व्यापार साझीदार है और भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में एक बीटीआईए करके एक एग्रीमेंट है, ब्रॉड बेस्ड ट्रेड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, ऐसे करके एक एग्रीमेंट है बीटीआईए। तो उसको लेके काफ़ी टाइम से चर्चा चल रही है, तो वो चर्चाएं होती रहती हैं। यूपीएससी ने ये भी क्वेश्चन पूछ लिया कि ये बीटीआईए किससे संबंधित समझौता है भारत का दूसरे देशों में, तो इसके ऊपर यूपीएससी ने प्रीलिम्स में क्वेश्चन ही पूछा हुआ है पहले। हमारे लिए काम की चीज़ ये है कि बाकी तो सब मेंस की इन्फॉर्मेशन है, जो भी अंडरलाइन है वो मेंस में काम आएगा। हम यूरोपियन यूनियन के बारे में देखते हैं। तो देखिए यूरोपियन यूनियन जो है, यूरोप में रहने वाले, यूरोप में आने वाले जो देश हैं, सभी देश नहीं, इसमें केवल 27 जो देश हैं उसमें जो है यूरोपियन यूनियन के, वो इसमें शामिल हैं। और ये दुनिया में सबसे बेहतर एक प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन है जो कहीं रीजन को कवर करता है। इनकी प्रॉपर पार्लियामेंट है, पूरे देशों से लोग चुन के जाते हैं, बहुत अच्छे से पूरा संगठन काम करता है, एक ही मुद्रा है, एक ही करेंसी है। अगर आपने यूरोपियन यूनियन का वीज़ा लिया तो पूरे देश में घूम सकते हैं, सब व्यवस्थाएं। बाकी के संगठन में तो अपनी बताएं, जैसे ब्रिक्स है, तो ब्रिक्स में तो दूर ही दूर देश हैं। अगर रीजनल एग्रीमेंट की बात करेंगे, अभी सार्क का देश है, सार्क में यहाँ मीटिंग ही नहीं हो पा रही है, पाकिस्तान और इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। एशियान की बात करेंगे तो एशियान भी सफल है, लेकिन उस लेवल पर नहीं है जैसे यूरोपियन यूनियन है।
तो अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करी जाए यूरोपियन यूनियन के बारे में अगर हम बात करें, तो इससे संबंधित कुछ जो संस्थान हैं, इसके ऊपर यूपीएससी ने पहले भी क्वेश्चन पूछा हुआ, हम इनको एक बार देख लेते हैं। देखिए, इनकी एक है सबसे नीचे जो है यूरोपियन पार्लियामेंट। यहाँ पर क्या होता है कि प्रत्यक्ष तौर से लोग चुने जाते हैं, करीब 300 या 600 के समथिंग शायद ऐसे मेंबर हैं, वो वहाँ से प्रत्येक कंट्री से चुने जाते हैं। तो ये जब जाके यूरोपियन पार्लियामेंट का निर्माण करते हैं। और इनका काम क्या करते हैं कि भाई इनके पास विधायी शक्तियाँ होती हैं, और इनके पास विधायी प्रक्रिया शुरू करने की विधायी शक्ति होती है, यूरोपियन कानूनों को तैयार करने और अपनाने की शक्ति है, वो सब बराबर तैयार करने के लिए। हालांकि इसके ऊपर भी और दूसरी बॉडीज हैं ना, जैसे सबसे ऊपर जो है यूरोपियन काउंसिल है, उसमें प्रत्येक देश का जो राष्ट्राध्यक्ष होता है, हेड ऑफ स्टेट होता है, तो वो शामिल रहता है। तो वो असल में दिशा निर्धारित करते हैं कि ये संगठन यूरोपियन यूनियन आगे इसकी क्या प्रायोरिटी होंगी या कैसे काम करने वाला है। फिर इसमें एक और बॉडी है, यूरोपियन कमीशन है। तो ये एक प्रकार से नाम ही से पता चल रहा है कि ये कमीशन है ना, कि ये पॉलिटिकल बॉडी नहीं है। तो ये एग्जीक्यूट करने का काम करता है, जो भी डिसीजन वगैरह लिए जाते हैं। और फिर है काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन। तो इसमें प्रत्येक देश की सरकार का एक मंत्री होता है, और ये कानून निर्माण की प्रक्रिया का हिस्सा है। तो कुल मिला के कानून निर्माण की प्रक्रिया संभवतः ज़्यादा हमको जानने की जरूरत नहीं है, यूरोपियन यूनियन और यूरोपियन पार्लियामेंट मिलकर काम करते होंगे। उसको इम्प्लीमेंट करने का काम जो है वो यूरोपियन कमीशन करता है, और यूरोपियन जो काउंसिल हेड ऑफ स्टेट की काउंसिल है, ये उसकी दिशा निर्धारित करती है। तो ये चीज़ें थी इसके बारे में जानने के लिए। अब इसके बाद ब्लू इकोनॉमी और इंडो पैसिफिक, ये सब मेंस के मुद्दे हैं, मानवाधिकार जो भी मुद्दे हैं। ये जो आ गया एफटीए का आरंभ है, ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, ये किससे संबंधित? तो ये इसी का एक हिस्सा, एक महत्वपूर्ण समझौता है, ये आप ध्यान रखना। वैसे इसमें यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया है, तो किसी और दूसरे टॉपिक पर पूछ सकते हैं, या कई बार वो काफ़ी कभी कभी तो ऐसा मतलब ऐसा होता है कि 4-5 साल पहले पूछा था, अब वो चीज़ बहुत ज़्यादा फिर से न्यूज़ में आ गई तो फिर से पूछा सकता है, ऐसा भी रहता है। अब इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो इंडस वाटर ट्रीटी से संबंधित है। इंडस वाटर ट्रीटी, इसकी जो परमानेंट इंडस कमीशन है, उसकी मीटिंग 118वीं मीटिंग जो है नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। तो हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इससे संबंधित बाद में भी आर्टिकल एक आया हुआ है एक और मंथ में, तो वहाँ पे और डिटेल में दिया गया है, तो हम वहाँ पर कवर कर लेंगे। फिलहाल जानने वाली बात ये है कि ये जो परमानेंट इंडस कमीशन जो बनाया गया है, तो इसका मुद्दा ये है कि ये जो भी समझौता हुआ है, तो समझौता हुआ है उसमें अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट खड़ा होता है तो ये आपस में मिलजुल के निपटा लें। तो ये वर्ल्ड बैंक की निगरानी में जो है 1960 में जो है वर्ल्ड बैंक के सहयोग से भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौता हुआ था, और वर्ल्ड बैंक ने इसके लिए मध्यस्थता करी थी। इसके बाद जो है इस समझौते में क्या था, दोनों देशों के अधिकारों और दायित्वों को निर्धारित किया गया कि भाई इसके पास जो ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है, ये जो नदियां बह रही हैं तो कितना पानी किसको मिलेगा, कौन सी नदी का पानी कौन उपयोग करेगा, ये सब निर्धारित किया गया। जैसे कि इंपॉर्टेंट जो सबसे बात है वो है कि जो पूर्वी 3 नदियां हैं, सतलुज है और ब्यास है और रावी है, इसके पानी का पूरा अधिकार मिला हुआ है भारत को उपयोग करने को, कि भाई भारत इनका उपयोग कर सकता है बांध के लिए, सिंचाई के लिए, जिस तरीके से उपयोग कर रहे हैं, तो भारत को इसमें अप्रतिबंधित उपयोग इसका कर सकता है। दूसरी ओर जो पश्चिमी नदियां हैं, सिंधु है, झेलम है, चिनाव है, उनके पास जो अधिकार है वो पाकिस्तान को दिया गया है। लेकिन अगर आप देखोगे तो 33 मिलियन ही पानी प्रवाहित होता है किसमें, पूर्वी 3 नदियों में, और पश्चिमी 3 नदियों में क्या है 135 मिलियन एकड़ फीट, मैंने मिलियन एकड़ बोल दिया था, मिलियन एकड़ फीट इतना पानी प्रवाहित होता, तो वहाँ पर ज़्यादा है। तो इसमें फिर भारत को ये बोला गया है कि भाई यहाँ पर आप यहाँ पर स्टोरेज वगैरह तो नहीं कर सकते, लेकिन रन ऑफ द रिवर परियोजनाएं हैं, मतलब ऐसी परियोजनाएं जिसमें आपको स्टोरेज बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप उससे बिजली बना सकते हो, और दूसरी चीज़ आपको कम से कम पानी स्टोर करने की ज़रूरत है, उस पर आप काम कर सकते हो। तो वो वाला जो अधिकार है भारत को दिया गया है। अब कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, कोई भी इशू आ जाता है, तो इसको रोकने के लिए ये काम किया गया है कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट खड़ा होता है तो इसके लिए परमानेंट इंडस कमीशन जिसकी मीटिंग हुई थी वो अपनी मीटिंग करके मामला सुलझा सकते हैं। फिर इसके बाद और भी दूसरा मैकेनिज्म बनाएगा, लेकिन पहला मैकेनिज्म ही है। अब इस वाली मीटिंग में क्या निकल के आया कि पाकिस्तान ने सतलुज नदी में बोला है कि फजलिका ड्रेन से मुक्त प्रवाह हो, उसके लिए अब इससे कार्रवाई करेगा। अब ये फजलिका ड्रेन का मतलब क्या है, ये पंजाब में एक नाला है जो जाके झेलम में मिलता है। तो यहाँ पर जो गंदा पानी है, सीवेज ट्रीटमेंट की व्यवस्था नहीं है, तो पंजाब से जो नाला जाता है अपने यहाँ भारत से पंजाब से, तो वहाँ पे मैटर ये होगा कि वो पानी का भी सीवेज ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा था प्रॉपरली, तो उसकी वजह से करीब 200 गांव उनको बहुत ज़्यादा समस्या आ रही थी, और पाकिस्तान ने क्या किया, उस नाले को बंद कर दिया, तो और समस्या खड़ी हो गई।
तो फिर उसको पाकिस्तान ने बोला नहीं भाई हम उसको खोल देंगे। दूसरा जो मैंने बोला आप लोगों को कि भारत के पास पश्चिमी नदियों पे कुछ नदियां मतलब रन ऑफ द रिवर जो प्रोजेक्ट है उसको बनाने का राइट्स मिला हुआ है, तो उसी की कुछ परियोजना है, पाकुल परियोजना है, किरू और लोअर कलनाई परियोजना है। तो पाकिस्तान ने कुछ आपत्ति दर्ज कराई। पाकिस्तान ने क्या है इसको भी एक प्रकार से उपयोग करने की कोशिश किया कि ये जो जम्मू कश्मीर का मसला है तो वहाँ पर ये बात उठाई जाए, मतलब उस मसले को यहाँ पर भी खसीटने का काम किया। तो यहाँ पर ये बात बनी, पाकिस्तान ने भारत ने इस बात के आश्वस्त किया कि नहीं भाई हम उसी ट्रेडी का पालन कर रहे हैं और चीज़ें चल रही हैं आगे। तो ये थे मुद्दे की बात। अगर कुछ और चीज़ों की बात करें तो वो यहाँ पर अंडरलाइन है, वो सब मैंने चीज़ें आप लोगों को बता दी हैं, तो फिर पढ़ने का भी कोई तात्पर्य नहीं दोबारा देखने का। आप लोग ये देख लेना कि भाई ये जो जो परियोजनाएं हैं ना वो कौन कौन सी रिवर्स वगैरह बनाई जा रही हैं, कौन सी परियोजनाएं जो भारत सरकार किस राज्य बना रही है, ये चीज़ काम की हो जाती है जो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन शामिल है। इसके बाद क्या है इसकी जो पीडीएफ होती है तो वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप लोगों को ज़रूरत पड़ती है तो जो मेरा टेलीग्राम अकाउंट है आप वहाँ पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या फिर जो है आप ग्रुप से भी इसके ले सकते हैं। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब मैं आप लोगों को दे दूंगा। इसके बाद फिर हम अगर आगे बढ़ें, यहाँ पर कुछ और बताया कि भारत का और जो नदी जल विवाद है उनमें क्या क्या एग्रीमेंट हुए हैं। तो ज़्यादा कुछ खास ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है, थोड़ा सा आप नाम से देख लेना। जैसे महाकाली संधि है वो नेपाल के साथ हुई है। यहाँ फरक्का बैराज वगैरह तो बंगाल की समस्या है, चाइना के साथ अभी कोई परमानेंट वैसा एग्रीमेंट है नहीं है। तो ये नेपाल भूटान के साथ अलग अलग संधियों को लेके क्या क्या ऐसे कुछ एग्रीमेंट हैं, कुछ अगर वो पूछते हैं ऐसा मैच वगैरह करने के लिए तो वो ध्यान रखना है। देखिए इस वाली जो वीडियो की लेंथ है, हमारा टारगेट था कि हम 30 मिनट के आसपास रखें वीडियो की लेंथ, लेकिन इसमें क्या है कि अब वो न्यूज़ आइटम ज़्यादा थे, मतलब बताना था तो इसलिए ज़्यादा हो गया है। तो हम इसको कवर करते हैं। जैसे नेक्स्ट मंथ का है तो उसमें ऐसा भी है कि भाई हो सकता है वो फिर 20-25 मिनट में ही हो जाए। तो कुछ मंथ का ऐसा भी होगा कि जहाँ पर कम इन्फॉर्मेशन है तो हमको कम टाइम देना पड़ेगा। तो फिलहाल हम आगे करते हैं और जो बाकी परियोजनाएं हैं, बाकी की और जो न्यूज़ है उसमें देखते हैं। अब ये अफगानिस्तान और तालिबान के मुद्दे को लेके है कि भाई क्या डेवलपमेंट हुआ है, कहानी जानने वाली बात है, थोड़ा बहुत आपको लगे तो देख लेना। प्रीलिम्स के लिए कोई ऐसी कोई खास बात नहीं है। हाँ वैसे तालिबान को क्या है कि ये पूरा डेवलपमेंट हुआ है तो वैसे संभावना कम है, ये देख लेना आप लोग। टाइम बचाने के लिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। बाकी जो मुद्दा है तालिबान को, भारत को वहाँ पे तालिबान के लेके क्या रुख आया हुआ है। पहले पाकिस्तान का मुद्दा ये था कि ये आतंकवादी संगठन है। भारत ने एक प्लान का 2001 में कंधार वगैरह में वो कर लिया गया था, अपहरण कर लिया गया था। तो उस सब मुद्दे को लेके क्या है भारत की इससे भारत जो है ये संगठन एक प्रकार से हमारे लिए बेहतर नहीं है, तो हमारा इससे कोई ऐसा था कि हम इससे संबंध वगैरह नहीं बनाएंगे। लेकिन यह है कि पाकिस्तान, अब हमने अफगानिस्तान में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया है तो उसके वो जो हमने इन्वेस्टमेंट लगाया, पैसा लगाया, वो हितों की भी रक्षा करनी है। और दूसरा क्या है कुछ संबंध रहेंगे तो ये ऐसा ना हो कि वहाँ से आतंकवादी गतिविधियाँ बढ़ेंगी तो ये जम्मू कश्मीर वगैरह में आतंकवादी गतिविधियाँ बढ़ा सकते हैं, तो उसके लिए हम मदद भी इनकी ले सकते हैं। तो इसलिए क्या है कि हमने अब इनके साथ थोड़ा सहयोग के प्रति रवैया अपनाया है। हालांकि हम प्रॉपर वो उस तरीके से अभी एग्रीमेंट करने के मूड में नहीं है, वो सब मेंस में देखेंगे। तो आगे की जो इन्फॉर्मेशन है, अब भारत ने पाकिस्तान में कौन कौन सी चीज़ें करी हैं ये आप लोग देख रहे हैं। जैसे काबुल में अफगानिस्तान की संसद का निर्माण किया है, ये किया है, वो किया है। जरान डेलाराम हाईवे का नाम किया है, पोले खोमरी काबुल से विद्युत ट्रांसपोर्टेशन लाइन वगैरह बिछाई गई है। तो ये परियोजनाएं हैं किस देश से संबंधित, कहाँ चलाई जा रही हैं, हो सकता है पूछा जाए, चांसेस कम है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ जाएं तो फिर ब्रीफ में इन्फॉर्मेशन बात करी गई है। देखिए संयुक्त भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था। इसके बारे में हम फिर से रिपीट नहीं करते हैं, कॉम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, क्योंकि लास्ट मंथ की न्यूज़ में हमने प्रॉपर्ली कवर कर लिया था, उतनी इन्फॉर्मेशन अपनी पर्याप्त है प्रीलिम्स के लिए। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है पश्चिमी सेती जल विद्युत परियोजना। तो बस ये परियोजना किस देश में है, किससे संबंधित, बस इतनी सी जानकारी है कि भाई ये पश्चिमी सेती जल विद्युत जो परियोजना है वहाँ से चाइना हट गया। तो फिर भारत ने बोला कि भाई 4 वर्ष बाद भारत परियोजना का दायित्व ग्रहण करेगा कि भाई हम हमारी सहायता से इसको डेवलप वगैरह करेंगे। अब नेपाल में क्या है कि नदियाँ बहुत सारी निकलती हैं हिमालय से, और हिमालय रीजन है तो नेपाल के लिए जो है वहाँ पर विद्युत की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी अब बन जाएगी तो भाई बेचना भी तो पड़ेगी, कहाँ बेचेंगे, और बनाने के लिए पैसा चाहिए है। तो या तो उनके पास चाइना के पास जाना पड़ेगा, भारत के पास जाना पड़ेगा, और फिर खरीदने व बेचने वाला भी चाहिए है। तो यही मार्केट जा सकता है। भाई यहाँ से बिजली बना के अमेरिका को तो नहीं बेच देंगे। तो ये सब मुद्दे हैं, बस नाम के लिए अपने को ये रखनी है कि भाई पश्चिमी सेती जल विद्युत परियोजना है। बाकी जो मैंने कहानी बताई वो सब मेंस के डिस्कशन में हम शामिल करेंगे, डिटेल में देखेंगे। फिर हाँ, हमारे लिए इंपॉर्टेंट एक और न्यूज़ आइटम जो आ जाता है वो है हमारे लिए इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर। थोड़ी सी हमने इसके बारे में लास्ट टाइम पे भी चर्चा करी थी, एक बार फिर से देख लेते हैं। इसके बाद में फिर से आने वाले मंथ में भी होगा तो हम यहाँ पर अच्छे से इसको कवर कर लेते हैं। हुआ क्या है
कि ईरान ने अभी जो अंतर्राष्ट्रीय नॉर्थ से उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा जो है INSTC, जैसे क्या होता है मेंस वगैरह में लिखना होता है, अभी तो मैं आप लोगों को प्रीलिम्स के लिए बता रहा हूँ, तो फिर एक बार आप पूरा नाम लिख दो, फिर ये शॉर्ट शॉर्ट नाम से ही अपना काम चल जाता है। तो यहाँ पे क्या है, इसका उपयोग करके रूसी माल को भारत में भेजना शुरू कर दिया है, यानी कि ये चालू हो गया है। अब ये चीज़ क्या है भाई, इसको लेके ये पहली बार 2000 में ये बात पर सहमति बनी थी भारत, रूस और ईरान के बीच में कि हम इस तरीके से एक मल्टी मॉडल परिवहन नेटवर्क बनाते हैं। मल्टी मॉडल का मतलब कि रोड का भी उपयोग होगा, समुद्र का भी उपयोग होगा और रेलवे लाइन का भी उपयोग होगा, तो अलग अलग टाइप से ट्रांसपोर्ट मॉडल का उपयोग किया जाएगा, तो मल्टी मॉडल परियोजना हो गई। इस तरीके से उपयोग करके हम कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे ताकि हमारे यहाँ पर व्यापार वगैरह बढ़े। वो ऐसा होता ही है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो नीड है, आपको ट्रेड बढ़ानी है और ग्रोथ के लिए, जैसे हेल्थ और किसी देश की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए हेल्थ और हमारा जो एजुकेशन है इस पर इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट है। इसी प्रकार ट्रेड के लिए बगैर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, अगर आने जाने की व्यवस्थाएं नहीं होगी तो प्रॉब्लम खड़ी होगी। फिर इसके साथ क्या है कि ये वाला जो सीन है, ये हिंद महासागर से फारसी खाड़ी को ईरान के माध्यम से कैस्पियन सागर से जोड़ता है और रूस के माध्यम से सेंट पीटर्सबर्ग और उत्तरी अमेरिका, यानी कि ये जो पूरी लाइन आपको दिख रही है, इसको आप लोग ध्यान में रखना। कौन कौन से इंपॉर्टेंट बंदरगाह वगैरह पड़ रहे हैं, कौन कौन सी सिटी हैं, मतलब ये जो मैप में दिए गए हैं ये ध्यान में रखना है। और देश हैं इंपॉर्टेंट कि कौन कौन सी कंट्रीज शामिल हैं, तो यहाँ पे भारत मिल जाएगा। फिर भारत से आप आगे बढ़ोगे ईरान मिलेगा। ईरान के बाद फिर जो है, जो मध्य एशिया के जो देश हैं, जैसे कि अजरबैजान, यहाँ पर बाकू है अजरबैजान, तो अजरबैजान इसमें शामिल है। फिर तजिकिस्तान, किर्गिस्तान बाजू में और लगते हैं जो सेंट्रल एशिया में आ जाएंगे, ये शामिल हैं। आगे बढ़ेंगे तो मॉस्को शामिल है, रसिया शामिल है, और याद रखना इसमें यूक्रेन भी शामिल है। ठीक है, यूक्रेन भी शामिल है, रसिया भी शामिल है, और क्योंकि अभी क्या है दोनों के बीच में युद्ध चल रहा है, दोनों हालांकि शामिल इसमें। और बेलारूस क्या है, यूक्रेन का एक सहयोगी टाइप का देश है, मतलब कि जो बेलारूस है वो रसिया के रास्ते में चलने वाला व्यक्ति है, तो वो भी शामिल है, बेलारूस भी। फिर यहाँ से घूम घाम के आएंगे तो जो मैंने अजरबैजान का बताया था, वहीं से बाजू में आर्मीनिया है, इन दोनों के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता, तो आर्मीनिया भी शामिल है। फिर ऐसे घूम घाम के आएंगे बाकायदा, तो यहाँ पर घूम के यहाँ पर आएंगे तो ओमान पड़ जाएगा, सीरिया पड़ जाएगा, ईरान के यहाँ पर ईरान की खाड़ी के ऊपर साइड सीरिया पड़ेगा, तो सीरिया भी शामिल है, ओमान भी शामिल है और तुर्की भी शामिल है। तो ये पूरे देश 13 देश इसमें शामिल हैं। अब बस इसके लिए यही इन्फॉर्मेशन हमारे लिए प्रीलिम्स से काम की कि भाई ये देश शामिल है, ये कंट्री हैं, ये चीज़ें हैं। कुछ और अगर ज़्यादा एक्स्ट्रा पूछना होगा तो ये बंदरगाह वगैरह जो डेवलप हुआ है, तो वहाँ पर बात हो सकती है, कुछ सिटीज़ के नाम हो सकते हैं, कौन कौन सी सिटीज़ इस रूट में पड़ती हैं, तो ये वाली चीज़ है, या किसकी परियोजना है, बस इतना काम अपना हो गया। और इसको क्या है कि भारत ने, हमने देखा कि भाई जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, तो उसके विरुद्ध अलग अलग देश काम कर रहे हैं। तो भारत का एक हमने देखा कि जापान के साथ मिलके एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर है। और एक दूसरी पहल क्या है, जैसे हमको मेंस वगैरह में भी लिखना हो तो यूज़ कर लें, तो भाई एक अपना ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ गलियारा की भी बात हम कर सकते हैं। इसके बाद जो है, जो भारत और रूस और यूरोप को जोड़ने वाले अन्य जो प्रस्तावित गलियारे हैं, जैसे चेन्नई से एक व्लादिवोस्तोक तक का रूट है, ताकि उससे क्या होगा कि हमारा लागत वगैरह कम आएगी और ज़्यादा ट्रेड वगैरह हो सकता है दोनों के बीच में। और एक भारत का अरब भूमध्य सागरीय गलियारा है, अरब मेरिडियन गलियारा है, तो ये यहाँ पर जोड़ने की बात करता है। यूनान के पेरियस या पीरियस जो बंदरगाह की हमने बात करी थी, मध्य पूर्व के माध्यम से भारत को जोड़ने की बात करेगा। फिर इसके बाद इजराइल और यूएई के एक समझौते की बात करी गई है। देखिए इसके बारे में हम डिटेल से देख लेंगे। अब्राहम एकॉर्ड है, अब्राहम शब्द कैसे आ गया कि भाई जो ईसाई धर्म के लोग हैं, मुस्लिम धर्म के लोग हैं और यहूदी जो लोग हैं, जो इजराइल में रहने वाले, तो इन लोगों के लिए एक पवित्र व्यक्ति अब्राहम, उसके हिस्टोरिक उस कंडीशन में शामिल ये अब्राहम शब्द है। तो यूनाइटेड नेशन ने ऐसी कुछ पहल चालू करी कि भाई जो इजराइल है और जो दूसरे अरब देश हैं, इनके बीच में संघर्ष चलता रहता है, इनकी बनती नहीं है। तो अमेरिका के कुछ देशों के साथ अच्छे संबंध है, भारत के भी अच्छे संबंध है, तो इस तरीके से एग्रीमेंट को बढ़ावा दिया जाए अब्राहम एकॉर्ड के अंतर्गत कि इन बाकी देशों से भी उसके संबंध बने और धीरे धीरे वहाँ पर उनके बीच में संवाद चालू हो, ट्रेड चालू हो, व्यापार चालू हो और आपस में सहयोग करें। तो इससे संबंधित आर्टिकल जो है आने वाले मंथ में काफ़ी अच्छे से कवर किया है, तो हम उसको वहाँ पर डिटेल में कर लेंगे। फिलहाल ये किससे संबंधित है, तो आप ये जो कहानी मैंने बताई उसके हिसाब से आप टिक कर देना। फिर अगर हम आगे बढ़ें तो उत्तरी आयरलैंड की बात करी गई है। अब देखो यहाँ पर बोला है उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल कि ये चीज़ क्या है, तो अब ये क्या है, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है। अब जो ग्रेट ब्रिटेन कहलाता है या यूनाइटेड किंगडम कहलाता है, यूके, उसमें 4 क्षेत्र शामिल हैं। जैसे कि एक तो शामिल है कौन सा, इंग्लैंड शामिल है, वेल्स शामिल है, फिर उत्तरी आयरलैंड शामिल है और स्कॉटलैंड शामिल है। तो ये 4 क्षेत्र शामिल हैं। अब ये जो मैंने बताया कि उत्तरी आयरलैंड शामिल है, उत्तरी आयरलैंड और आयरलैंड एक अलग सी कंट्री है।
तो इनके बीच में क्या है कि यहाँ पर जैसे कि अलग अलग देशों में संघर्ष चलता रहता है। भारत है तो भारत में जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वहाँ पे ऐसा कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, नॉर्थ ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, चाइना में सिंजियांग जो उनका रीजन है वहाँ पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, वहाँ मतलब उनके देश के बीच में कुछ मुद्दे रहते हैं, ताइवान को लेकर कुछ मुद्दे हैं। तो ऐसे हर देश से कुछ ना कुछ मुद्दे ऐसे चलते रहते हैं। ये उत्तरी आइलैंड का सीन ऐसा है कि कुछ जो देश हैं जो यहाँ पर, ये पहले वहाँ के कुछ जो उत्तरी आइलैंड के लोग थे वो प्रॉपर आइलैंड में शामिल होना चाह रहे थे कि भाई ये ब्रिटेन से दूर हो जाए कुछ यहाँ पे, तो उनका कुछ संघर्ष चल रहा था। एक गुड फ्राइडे एग्रीमेंट हुआ, आई थिंक समथिंग इन 1998, उसके बाद शांति बनी। अब हुआ क्या कि जो ब्रेग्जिट एक टर्म आती है, अगर जो नए लोग हैं उनके लिए नई चीज़ रहेगी, बाकी जो लोग पुराने उनको समझ में आ जाएगी। तो ब्रेग्जिट में क्या हुआ कि ये जो यूके था वो यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया है, लेकिन ये जो उत्तरी आइलैंड का मुद्दा था वहाँ पर वो लोग सहमत नहीं थे, उनके कुछ अलग मुद्दे थे, क्योंकि आइलैंड तो अभी भी शामिल है, तो वहाँ पर कुछ अलग कहानी है। तो ये सब संवाद चलता रहता है। फिर उत्तरी आइलैंड के लोग बात करते हैं कि भाई यहाँ पर कुछ ऐसे मुद्दे हो गए हैं। और अब फिर जब ये संघर्ष चल रहा था तो आयरलैंड और उत्तरी आइलैंड के बीच में काफ़ी जो है स्ट्रगल हुआ। तो वही गुड फ्राइडे एग्रीमेंट की मैंने बात करी। उसके बाद जो नई चीज़ आ गई है कि ब्रिटेन ने अभी फ़िलहाल ये बोला है कि हम इसको ध्यान में रखते हुए एक नए कानून बनाने की घोषणा करी है। तो वही जो है उत्तरी आइलैंड है कि कुछ इन सब जो मुद्दे हैं इनको ध्यान में रख के हम एक नया कानून बनाएंगे। और बाकी जो मैंने कहानी बस आप इतना समझ लेना। हो सकता है ये पूछ ले कि ग्रेट ब्रिटेन में कौन कौन से पार्ट आते हैं, लेकिन अब संभावना कम है क्योंकि उससे हमारा डायरेक्ट रिलेशन कम हो जाता है। लेकिन मान लो जैसे गुड फ्राइडे एग्रीमेंट है तो हो सकता है उसके बारे में पूछ लिया कि ये किससे संबंधित है, तो हम ब्रिटेन के एकीकरण से या इससे संबंधित है, ऐसा कुछ आ सकता है। तो ये जो थी आज की इन्फॉर्मेशन थी, जो आज हमारा टॉपिक है, जो जून मंथ के हमारे जो IRA करंट अफेयर्स ये हमने कवर किए। अब देखिए आज से जो है हम डेली करंट अफेयर्स जो है डेली मैं आप लोगों को एक वीडियो दूंगा। अब ये कभी कभी क्या है कि कंटेंट के अकॉर्डिंग कभी बड़ा भी हो सकता है, कभी छोटा भी हो सकता है। बाकी हमारा डेली का प्रयास अब यही रहेगा और हम कंटिन्यू करेंगे। 4 सब्जेक्ट की जो मैंने शुरुआत में आप लोगों से बोला है वो मैंने चीज़ शामिल करी है। एक क्वेश्चन है आखिरी में आप लोगों के लिए, आप लोगों को उसको आंसर देना है कि जो SCO है, हमने लास्ट की जो हमारी डिस्कशन थी, लास्ट वाला जो वीडियो था मई मंथ का, उसमें SCO के बारे में बात करी थी। तो SCO के सभी मेंबर जो हैं वो जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल है। पहला कथन ये है। और दूसरा कथन है कि भाई IMF वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी मेंबर हैं वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में शामिल हैं। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस भी संभावना होती है। हालांकि बहुत ही मैं ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ कि काफ़ी डिफिकल्ट हो, बस इसलिए कि आप लोग कितनी गंभीरता से पढ़ रहे हैं उस पर आप लोग समझ पाए। तो इसका आंसर आप लोगों को देना है। थैंक यू।